नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 8 के चैप्टर 6 ट्रेडिंग मैकेनिज्म से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। बिल्कुल। और हम सिर्फ सही जवाब नहीं रटेंगे बल्कि उनके पीछे का पूरा लॉजिक समझेंगे ताकि एग्जाम में सवाल कैसे भी घुमा कर आए आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट रहे। सही बात है। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए पहले सवाल के साथ ट्रेडिंग के सिस्टम को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल डेरिवेटिव्स एक्सचेंजेस इन इंडिया यूज विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म? ऑप्शंस हैं ए ओपन आउटक्राई, बी fully automated screen-based trading platform, C manual ledger-based system, D telephone-based order routing। इसका मतलब है कि भारत में आज ट्रेडिंग असल में होती कैसे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। देखो, आज के टाइम में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। मतलब वो जो फिल्मों में दिखाते हैं रिंग में चिल्लाकर ट्रेडिंग करना, वो अब नहीं होता? बिल्कुल नहीं। वो जो चिल्लाने वाला सिस्टम था ना, उसे ओपन आउटक्राई कहते थे, यानी ऑप्शन ए। वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सारे एक्सचेंजेस इलेक्ट्रॉनिक हैं जो एकदम ट्रांसपेरेंट हैं। तो ऑप्शन सी और डी भी गलत है, क्योंकि मैनुअल और टेलीफोन वाला जमाना अब इतिहास बन चुका है। अच्छा, तो सब कुछ अब स्क्रीन पर है। समझ गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द हाईएस्ट लेवल यूजर इन द ट्रेडिंग सिस्टम हायरार्की ऑफ अ ट्रेडिंग फर्म? ऑप्शंस ए डीलर, बी ब्रांच मैनेजर, सी कॉर्पोरेट मैनेजर, डी कंप्लायंस ऑफिसर। इसका मतलब है कि एक ब्रोकिंग फर्म के पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा बॉस कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट मैनेजर। इसे ना एक पिरामिड की तरह विजुलाइज करो। पिरामिड? वो कैसे? हाँ देखो, सबसे नीचे होता है डीलर यानी ऑप्शन ए, वो सिर्फ अपने कंप्यूटर पर ट्रेड डाल सकता है। उससे ऊपर आता है ब्रांच मैनेजर, जो अपनी पूरी ब्रांच के डीलर्स को मॉनिटर करता है। लेकिन सबसे टॉप पर होता है कॉर्पोरेट मैनेजर। अरे वाह, मतलब पूरे देश के ब्रांच का कंट्रोल इसके पास होता है। बिल्कुल, कॉर्पोरेट मैनेजर पूरे फर्म की ट्रेडिंग लिमिट सेट कर सकता है। अगर कोई ब्रांच ज्यादा रिस्क ले रही है तो वो उनका सिस्टम रोक भी सकता है। रही बात कंप्लायंस ऑफिसर की, यानी ऑप्शन डी, तो वो लीगल चीजें देखता है, सिस्टम हायरार्की का हिस्सा नहीं होता। एकदम क्लियर है, कॉर्पोरेट मैनेजर ही सबसे बड़ा बॉस है। अब ऑर्डर की वैलिडिटी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए अ डे ऑर्डर इज वैलिड फॉर ब्लैंक। ऑप्शंस ए 1 आवर ओनली, बी 1 वीक, सी अ सिंगल ट्रेडिंग डे, डी अंटिल मैन्युअली कैंसल्ड। इसका मतलब है कि अगर मैंने एक डे ऑर्डर लगाया है तो उसकी उम्र कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अ सिंगल ट्रेडिंग डे। नाम से ही क्लियर है यार, डे ऑर्डर। अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया है और वो पूरे दिन में मैच नहीं हुआ तो क्या होगा? मुझे लगता है वो अगले दिन के लिए पेंडिंग हो जाता होगा। ये है ना, अंटिल मैनुअली कैंसल्ड, उसे GTC यानी गुड टिल कैंसल्ड ऑर्डर कहते हैं। स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, तो डे ऑर्डर मतलब उसी दिन कहानी खत्म। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ लिमिट ऑर्डर अलाउज द यूजर टू ब्लैंक। ऑप्शंस ए बाय और सेल एट द बेस्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस, बी स्पेसिफाई बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर एग्जीक्यूशन, सी एग्जीक्यूट ओनली ड्यूरिंग मार्केट ओपनिंग, डी कैंसल ऑल प्रीवियस ऑर्डर्स। इसका मतलब है कि लिमिट ऑर्डर लगाकर ट्रेडर क्या कंट्रोल कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेसिफाई बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी। लिमिट ऑर्डर का मतलब ही है अपना कंट्रोल रखना, मतलब अपनी शर्तों पर काम करना, है ना? बिल्कुल सही। ट्रेडर एक्सचेंज से कहता है कि भाई मैं 500 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, तो सिस्टम उसे शेयर 500 या उससे कम में ही दिलाएगा। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि वो मार्केट ऑर्डर का काम है। लिमिट ऑर्डर में ट्रेडर प्राइस और क्वांटिटी दोनों तय करता है। समझ आ गया, अपनी जिद पर अड़े रहना लिमिट ऑर्डर है। इसी का ऑपोजिट है हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, अ मार्केट ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड एट ब्लैंक। ऑप्शंस ए अ प्री स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस, बी द प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस, सी the best bid/offer price currently available in the market, D a price decided by the exchange। इसका मतलब है कि मार्केट ऑर्डर किस भाव पर पक्का होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, द बेस्ट बिड ऑफर प्राइस करेंटली अवेलेबल इन द मार्केट। देखो, मार्केट ऑर्डर में ट्रेडर को प्राइस की परवाह नहीं होती है, उससे बस तुरंत शेयर चाहिए होता है। अच्छा, तो जो भी भाव सामने दिख रहा है उसी पर सौदा हो जाएगा? हाँ, जो भी सबसे बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा सिस्टम तुरंत उस पर एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें एग्जीक्यूशन की गारंटी है, पर प्राइस की कोई गारंटी नहीं होती। लिमिट प्राइस वाला ऑप्शन ए तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि वो अलग है। सही। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ स्टॉप लॉस ऑर्डर प्राइमरीली यूज्ड फॉर? ऑप्शंस ए
to maximize profits immediately. B. To limit losses by activating at a trigger price. C. To execute large trades secretly. D. To cancel previous orders. इसका मतलब है कि ये स्टॉप लॉस असल में क्या करता है? क्या ये गाड़ी के ब्रेक की तरह है? अरे वाह, ये गाड़ी के ब्रेक वाला एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। सही आंसर है ऑप्शन बी, टू लिमिट लॉसेस बाय एक्टिवेटिंग एट अ ट्रिगर प्राइस। तो मतलब ये हमारा अकाउंट खाली होने से बचाता है? बिल्कुल। मान लो आपने निफ्टी खरीदा है और मार्केट अचानक क्रैश होने लगे। अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर लगाया है तो जैसे ही प्राइस वहां पहुंचेगा आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। ये प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। इंटरेस्टिंग। बिना स्टॉप लॉस मतलब बिना ब्रेक की गाड़ी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. What happens to an immediate or cancel order, यानी IOC order, if it is not matched immediately? Options A, it stays in the order book for the rest of the day. B, it is immediately cancelled. C, it is converted into a limit order. D, it is converted into a market order. इसका मतलब है कि अगर IOC order तुरंत मैच नहीं हुआ तो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज इमीडिएटली कैंसल्ड। इसका तो नाम ही सब कुछ बता रहा है, इमीडिएट और कैंसिल। मतलब या तो अभी करो या कैंसिल कर दो। तो अगर मैंने 100 लॉट का ऑर्डर डाला और सिर्फ 60 मैच हुए तो बाकी 40 का क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। जो 40 स्लॉट बच गए ना, वो तुरंत कैंसिल हो जाएंगे। वो डे ऑर्डर की तरह सिस्टम में पेंडिंग नहीं रहेंगे। इसलिए ऑप्शन ए गलत है। और वो अपना नेचर भी नहीं बदलते, इसलिए सी और डी भी गलत है। एकदम टेक इट और लीव इट वाला एटीट्यूड है। Question number 8. Orders in the F&O market are matched based on which priority? Options A, volume time priority. B, member client priority. C, price time priority. D, branch priority. इसका मतलब है कि ऑर्डर्स किस रूल के बेस पर मैच होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइस टाइम प्रायोरिटी। देखो, ये एक्सचेंज का सबसे पवित्र नियम है। इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता। मतलब बड़े क्लाइंट को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं। इसलिए मेंबर क्लाइंट वाला ऑप्शन बी गलत है। एल्गोरिदम सबसे पहले बेस्ट प्राइस देखता है। अगर दो लोगों का प्राइस एकदम सेम है, तब जिसने पहले ऑर्डर पंच किया यानी टाइमिंग, उसे प्राथमिकता मिलेगी। बहुत ही फेयर सिस्टम है। इसी से जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 9. In the order book, the best buy order is the one with blank. Options A, lowest price. B, highest price. C, latest timestamp. D, highest quantity. इसका मतलब है कि ऑर्डर बुक में सबसे अच्छा बायर किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हाईएस्ट प्राइस। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ यार, बायर तो हमेशा सस्ता खरीदना चाहता है ना, तो हाईएस्ट प्राइस वाला बेस्ट कैसे हुआ? इसे मार्केट के नजरिए से सोचो। मार्केट एक तरह की नीलामी है। अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट बायर कौन होगा? वही ना जो सबसे ज्यादा पैसे देने को तैयार है। अरे हाँ यार, ये तो एकदम लॉजिकल है। बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा एक्सचेंज उसे ही बेस्ट बाय मानेगा। और सेलर के केस में जो सबसे कम दाम मांगेगा वो बेस्ट सेल होगा। नजरिए का खेल है सब। चलिए पहले हाफ का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 10. What is a professional clearing member, यानी PCM? Options A, a trading member who also clears his own trades. B, a member who only clears and is not a trading member. C, a broker who trades for institutions. D, a SEBI appointed regulator. इसका मतलब है कि ये PCM करता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अ मेंबर हु ओनली क्लियर्स। नाम में ही प्रोफेशनल है यार। तो मतलब ये खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं? एकदम सही पकड़े। इनका काम सिर्फ ट्रेड्स को क्लियर और सेटल करना है। कई छोटे ब्रोकर्स के पास सेटलमेंट का कैपिटल नहीं होता, तो वो PCM की सर्विस लेते हैं। एग्जाम में याद रखना, SCM खुद के ट्रेड क्लियर करता है, पर PCM सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग करता है। बेहतरीन। वैसे 10 क्वेश्चन्स हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचती हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. In F&O orders, pro and cliff flags identify blank. Options A, buy orders versus sell orders. B, proprietary orders versus client orders. C, profitable versus loss-making orders. D, primary versus secondary orders. इसका मतलब है कि सिस्टम में ये प्रो और क्लिफ फ्लैग्स क्यों लगाने पड़ते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोप्राइटरी ऑर्डर्स वर्सेस क्लाइंट ऑर्डर्स। ये ना सेबी का एक बहुत ही सख्त ट्रांसपेरेंसी रूल है। अच्छा, इससे क्या ट्रांसपेरेंसी आती? देखो, जब ब्रोकर ट्रेड डालता है तो एक्सचेंज को पता होना चाहिए कि ब्रोकर अपने खुद के पैसों से ट्रेड कर रहा है, यानी प्रोप्राइटरी जिसे प्रो कहते हैं, या फिर वो मेरे और तुम्हारे जैसे क्लाइंट के लिए ट्रेड कर रहा है, यानी क्लाइंट। समझ गया, ताकि ब्रोकर क्लाइंट के पैसों के साथ कोई घपला ना कर सके। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए ही ये फ्लैग्स बनाए गए हैं। बहुत ही शानदार रूल है। अब एक सेफ्टी फीचर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12.
For index futures, the operating range, यानी price freeze limit is typically blank. Option A, 5% of the base price. B, 10% of the base price. C, 20% of the base price. D, 15% of the base price. इसका मतलब है कि ये प्राइस फ्रीज लिमिट कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 10% ऑफ द बेस प्राइस। Okay. ये मार्केट का शॉक एब्जॉर्बर है। शॉक एब्जॉर्बर मतलब ये मार्केट को क्रैश होने से बचाता है। हाँ, इसे ऐसे समझो, अगर किसी ट्रेडर से कीबोर्ड पर गलती से एक जीरो ज्यादा दब गया, जिसे फाइनेंस में फैट फिंगर एरर कहते हैं, तो क्या होगा? पूरा मार्केट हिल सकता है। अरे बाप रे, एक जीरो से इतना बड़ा बवाल? हाँ यार, इसीलिए एक्सचेंज 10% की एक लिमिट लगा देता है। अगर ऑर्डर उस रेंज के बाहर का है तो सिस्टम उसे तुरंत फ्रीज कर देगा। कमाल का फीचर है। Question number 13. What does CE stand for in the context of options? Options A, call European. B, call exchange. C, call equity. D, cash European. इसका मतलब है कि ऑप्शंस में ये CE का फुल फॉर्म क्या है? हम रोज सुनते हैं CE ले लो, PE ले लो। सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉल यूरोपियन। देखो, दुनिया में ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। तो क्या भारत में सिर्फ यूरोपियन स्टाइल चलता है? बिल्कुल सही। भारत में सारे इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस यूरोपियन स्टाइल के हैं। इसका मतलब है कि आप उन्हें सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही एक्सरसाइज कर सकते हो। इसीलिए कॉल को सीई और पुट को पीई कहते हैं। ओहो, तो ई का मतलब यूरोपियन है। क्लियर हो गया। अब टैक्सेस की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन सेल ऑफ एन ऑप्शन इज चार्ज्ड एट ब्लैंक। ऑप्शंस ए 0.02%, बी 0.13%, सी 0.05%, डी 0.10%। इसका मतलब है कि ऑप्शन बेचने पर सरकार कितना एसटीटी काटती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 0.10%। ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत आता है। जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो उसकी प्रीमियम वैल्यू पर 0.10% एसटीटी लगता है। और ये टैक्स हमेशा सैलरी देता है क्या? आमतौर पर हाँ। स्टूडेंट्स को याद रखना है कि सेल ऑन प्रीमियम के लिए रेट 0.10% ही है। ये सीधा सरकार के पास जाता है। बाप रे, टैक्स पे टैक्स। इसी से जुड़ा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी इज चार्ज्ड एट व्हाट रेट ऑन ब्रोकरेज? ऑप्शंस ए 10%, बी 12%, सी 15%, डी 18%। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज पर कितना जीएसटी लगता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 18%। भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज पर स्टैंडर्ड जीएसटी स्लैब 18% ही है। मतलब ब्रोकर ने जो फीस ली उस पे अलग से 18% देना पड़ेगा? बिल्कुल। और सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं, एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं ना, उन पर भी 18% जीएसटी लगता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ट्रेडिंग की हिडन कॉस्ट को समझना बहुत जरूरी है। हाँ यार, तभी तो कई बार प्रॉफिट होने पर भी नेट लॉस दिखता है। इसी हिडन कॉस्ट पर अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, इम्पैक्ट कॉस्ट इन ट्रेडिंग इज प्राइमरली कॉज्ड बाय ब्लैंक। ऑप्शंस ए हाई ब्रोकरेज फीस, बी एसटीटी रेट्स, सी बिड आस्क स्प्रेड एंड लैक ऑफ लिक्विडिटी, डी सेटलमेंट डिलेज। इसका मतलब है कि ये इम्पैक्ट कॉस्ट किस वजह से पैदा होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिड आस्क स्प्रेड एंड लैक ऑफ लिक्विडिटी। ये बहुत ही गजब का फंडा है। ये कोई टैक्स या ब्रोकरेज नहीं है? तो फिर ये कौन सी कॉस्ट है जो कट जाती है? देखो, मान लो तुम एक ऐसा स्टॉक खरीद रहे हो जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही। बेस्ट बायर 99 रुपए दे रहा है और बेस्ट सेलर 101 मांग रहा है। ये जो 2 रुपए का गैप है ना, इसे स्प्रेड कहते हैं। अगर तुम्हें तुरंत शेयर चाहिए तो 101 में लेना पड़ेगा। अच्छा, मतलब फेयर वैल्यू 100 थी पर मैंने 101 दिए? बिल्कुल। वो जो 1 रुपए तुमने एक्स्ट्रा दिया ना, लिक्विडिटी ना होने की वजह से, वही तुम्हारी इम्पैक्ट कॉस्ट है। बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल। मतलब इलिक्विड स्टॉक से दूर रहना चाहिए। चलिए अब एक नए सिस्टम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द IRA प्लेटफॉर्म अलाउज इन्वेस्टर्स टू ब्लैंक। ऑप्शंस ए ओपन न्यू पोजिशंस फास्टर, बी only close or square of open positions during broker technical glitches, C trade algo strategies automatically, D transfer funds between accounts। इसका मतलब है कि क्या ये IRA कोई नया ट्रेडिंग ऐप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई आम ट्रेडिंग ऐप नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली क्लोज ओपन पोजिशंस ड्यूरिंग ब्रोकर टेक्निकल ग्लिचेस। अच्छा, मतलब जब ब्रोकर का सर्वर डाउन हो जाए
तब ये काम आता है। एकदम सही। कई बार मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है और ऐप हैंग हो जाती है, तब इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए सेबी ने ये IRRA बनाया है। जब ब्रोकर डाउन हो तो आप यहाँ लॉग इन करके अपनी फंसी हुई पोजीशंस क्लोज कर सकते हो। वाओ, तो क्या मैं यहाँ से नए शेयर्स खरीद सकता हूँ? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। यहाँ से कोई नई पोजीशन नहीं बना सकते, सिर्फ एग्जिट कर सकते हो। ये सिर्फ एक इमरजेंसी सेफ्टी नेट है। बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव है। Question number 18. To be eligible for derivatives trading, a stock's market-wide position limit यानी MWPL must be at least blank. Options A 500 crores, B 1000 crores, C 1500 crores, D 2000 crores. इसका मतलब है कि किसी स्टॉक को FNO में आने के लिए कम से कम कितना MWPL चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन C 1500 करोड़। एक्सचेंज ना हर छोटे मोटे स्टॉक को FNO में नहीं आने देता। हाँ, वरना ऑपरेटर गेम बहुत आसान हो जाएगा छोटे स्टॉक्स में। बिल्कुल सही। इसीलिए कड़े नियम है। एक तो स्टॉक टॉप 500 में होना चाहिए और दूसरा उसका MWPL कम से कम 1500 करोड़ होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक ये शर्तें पूरी नहीं करता तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अरे कड़े नियम, सेफ मार्केट। चलिए अब थोड़ा मैथ्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. In case of a bonus issue with ratio A is to B, the adjustment factor is blank. Options A by B, B, A plus B divided by B, C, B by A, D, A multiplied by B. इसका मतलब है कि बोनस मिलने पर स्ट्राइक प्राइस का एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं? सही आंसर है ऑप्शन B, A plus B divided by B। देखो फॉर्मूला मुश्किल लग सकता है पर लॉजिक बहुत सिंपल है। हाँ, कोई आसान सा एग्जांपल देके समझाइए ना। मान लो रिलायंस ने 1.1 का बोनस दिया, तो A हुआ 1 और B भी हुआ 1। फॉर्मूले में डालोगे तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब फैक्टर आया 2। अच्छा, तो अब इस 2 का करना क्या है? बोनस के बाद मार्केट में शेयर का प्राइस गिर जाता है ना, तो ऑप्शंस वाले इन्वेस्टर का नुकसान ना हो इसलिए पुराने स्ट्राइक प्राइस को इस फैक्टर यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं और क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे वाह, मतलब भाव आधा हो गया और शेयर डबल हो गए, तो नेट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट समझे। यही इसका मेन फंडा है। क्या बात है। चलिए अब आज के हमारे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी इज ब्लैंक. ऑप्शंस A. It creates excitement for traders. B. It eliminates human emotions from trading decisions. C. It increases trading risk. D. It allows manual intervention at any time. इसका मतलब है कि इंसानी दिमाग के हिसाब से एल्गो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन B. It eliminates human emotions from trading decisions. देखो, एक इंसान के 2 ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं ट्रेडिंग में, डर और लालच। हाँ यार, थोड़ा सा लॉस दिखे तो पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल, हम डर के मारे प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को होल्ड करके बैठ जाते हैं। लेकिन एल्गो या मशीन में कोई इमोशन नहीं होता। जो मैथमेटिकल रूल्स सेट है वो बिना डरे उसी पर ट्रेड करेगा। मशीन ना थकती है ना डरती है। सही कहा। HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी तो ऐसे ही काम करती है ना? हाँ बिल्कुल, वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में डेटा रीड करके ट्रेड मार देते हैं। उनके पास सोचने या डरने का टाइम ही नहीं होता। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nsimseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NSIM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स, सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। विल ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NSIM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले एक बात सोचने वाली है। अभी हमने आखिरी सवाल में एल्गो ट्रेडिंग की बात की। ये मशीनें माइक्रो सेकंड्स में फैसले ले लेती हैं। जिस तरह से पूरा मार्केट सिस्टम मशीनों और एल्गोरिथम्स पर शिफ्ट हो रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में एक आम इंसान के लिए मैनुअल ट्रेडिंग करके पैसा कमाना मुमकिन रह जाएगा, या हमें भी मार्केट में टिके रहने के लिए अपनी भावनाओं को मारकर मशीनों की तरह सोचना सीखना पड़ेगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।